न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में आपका पुनः स्वागत है। इस वक्त हम डॉक्टर अनूप मित्तल जी के क्लिनिक में हैं, जो कि कविनगर में स्थित है। डॉक्टर अनूप मित्तल जी, आपका स्वागत है। सर, सवाल मेरा ये है, कोरोना काल के बाद देखा गया पूरा विश्व जो है स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं से चरमरा गया था। पूरा विश्व जो है धराशायी हो गया था कोरोना के समय में। उसके बाद भारत देश में भी वही स्थिति रही। मेरा पहला सवाल डॉक्टर अनूप मित्तल जी, क्या कोरोना के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बदलाव आया है? बहुत हद तक बदलाव आया है। अगर हम आज से 3 साल पहले की बात करें, जब कोरोना पहली बार पूरे वर्ल्ड में या पूरे विश्व में जब आया था, तो हिंदुस्तान भी पीछे नहीं रहा, काफ़ी मौतें हुई। बट मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारी सरकार ने और हमारे डॉक्टर्स ने मिलकर पूरी सेवा करी है, तो उसमें हमारी मौतें कंपैरेटिवली और देशों के मुकाबले बहुत कम रही है। और देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हर जगह होता है। जब इतने सारे मरीज एक साथ आते हैं, किसी भी संस्था के लिए, किसी भी कंट्री के लिए उसको बहुत मुश्किल होता है संभालना। बट हमारे हिंदुस्तान में भी ये प्रॉब्लम्स आई, बट मुझे लगता है टाइमली उनको बहुत करेक्शन किया गया, सुधार किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर में और चीज़ों में सुधार किया गया। इसी की बदौलत शायद अगली वेव में इतनी मौतें नहीं हो पाई। आप वैक्सीन का देख लीजिएगा, आज की तारीख में हिंदुस्तान की वैक्सीन सबसे अच्छी मानी जाती है। हमारे हिंदुस्तान ने हमारे अलावा पता नहीं कितने देशों में, कम से कम 100 देशों में उसको निर्यात किया है और लोगों ने उसकी तारीफ करी है। और अमेरिका इतना बड़ा स्टेट होकर, कंट्री होकर भी फेल हो गया इन चीजों में। तो मुझे लगता है ये बहुत बदलाव हुआ है और दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द पॉलिसीज। केंद्र सरकार की बहुत बड़ी पहल थी, बहुत बड़ी पहल थी। और जिस तरह हमारे देश ने संभाला है मामले को, शायद किसी और कंट्री के लिए बहुत बड़ी मिसाल रही है। सर, एक सवाल मेरा ये था कि हर कोरोना काल में हर किसी की आकस्मिक मौत हुई है, लेकिन देखा जा रहा है कि वर्तमान समय में ज़्यादातर युवा हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? सर, इसके पीछे मेन कारण जीवन शैली का है। हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब हो गया है कि हम इन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है। आपका बाहर का खाना पीना, जंक फूड का लेना, फिजिकल एक्टिविटी का बिल्कुल खत्म हो जाना, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी मात्रा में हमारे युवाओं में भी मिल रही है और हर वर्ग के लोगों में मिल रही है। और आप जब इस चीज़ को नजरअंदाज करते हैं तो आपका शरीर फिर जवाब दे देता है। जब आपको आदत नहीं है किसी एक्सरसाइज की, आप उसकी एक्सट्रीम में चले जाएंगे तो आप डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। और लोग छोटी चीज़ों को नजरअंदाज करते हैं। स्मोकिंग हमारे युवाओं में बहुत ज़्यादा हो गई है, नशे की आदत बहुत ज़्यादा हो गई है, दारू का सेवन बहुत ज़्यादा हो गया, शराब का सेवन, ये सब चीज़ें हमारे शरीर को तंग करती हैं। और यही कारण है कि जब हम किसी चीज़ को एक्सेस में करते हैं तो वो बॉडी इसको झेल नहीं पाती है। सर, सवाल मेरा ये है कि ये हमारी दिनचर्या की बात है, लेकिन जहां हम रहते हैं, दिल्ली एनसीआर देश का पहला सबसे नंबर टॉप पे है प्रदूषण के मामले में। बिल्कुल। तो क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार कुछ बड़ी पहल करे कि जैसे कि आप विदेश को देखें, विदेशों में बहुत सारी कंट्री है, चाहे कनाडा हो या यूरोपियन कंट्री हो, वहाँ को आबो हवा बहुत अच्छा है, यहाँ का उतना अच्छा क्यों नहीं बन सकता? सर, वो इसलिए बन सकता क्योंकि शायद हम लोग ही बहुत खराब हैं। हम किसी भी चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए अपनी सरकार को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को दोष नहीं दे सकते हैं। खामियां हमारे अंदर भी है, हमें अपने आप को झांकना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी नदियां खत्म हो गई हैं प्रदूषण की वजह से, हमारे व्हीकल इतने ज़्यादा है कि प्रदूषण इतना ज़्यादा रहता है क्योंकि क्या करें। और शायद बहुत बड़ा कारण इसका आबादी भी है। जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोलैप्स होता है, आपका एनवायरनमेंट भी कोलैप्स होता है और आपकी आसपास की गतिविधियाँ जो हैं वो थम जाती हैं। तो इन चीज़ों के लिए हम ज़्यादा जिम्मेवार है। आदत है कि मैं किसी सरकारी महकमे को, किसी को पर्टिकुलरली बोलूं, बहुत मुश्किल है। हम लोग को खुद ही समझना उठाना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। बिल्कुल। सर, एज ए फिजिशियन और सर्जन, मतलब क्या राय देंगे? भाई देखिए, जब जागे तभी सवेरा। बिल्कुल जी। सर, एक वक्त था हमारे भारत देश में जो एवरेज लाइफ थी, हमारे बाबा जी, दादाजी 80 साल 90 साल तक जीते थे। अब वो 50-60 तक सिमट गया है। तो जब जागे तभी सवेरा सर, पहल हम लोग कर सकते हैं। तो अनूप मित्तल की तरफ से ऐसा क्या एडवाइस है कि हम लोग कम से कम अपने स्वास्थ्य को तो अच्छा करें? सर, हम अपनी जीवन शैली को जब तक नहीं सुधारेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। जो पहले थे बोलते थे कि अगर आपका अच्छा स्वास्थ्य है, अ गुड हेल्थ इज अ वेल्थ,
तो अगर सबसे बड़ा धन हमारी- स्वास्थ्य। बिल्कुल जी, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आप ना कमा सकते हैं, ना आप कुछ आगे उसकी मदद ले सकते हैं अपने स्वास्थ्य के बिना। उसका यही कारण है कि पहले के जमाने में लोग, मेरे बाबा जी अगर 1 किलो घी पीते थे तो वो फिर 10 किलोमीटर चलते भी थे। चलते भी थे। आज का आदमी 1 किलो घी पीता है तो वो आधा किलोमीटर भी नहीं चलता है। नहीं चलता। आज के आदमी को छोटी छोटी चीजों के लिए जिम जाने के लिए गाड़ी चाहिए, लेकिन वहां जाके वो साइकिल चलाएगा। जब तक जीवन शैली में बदलाव नहीं होगा तब तक हम लोग स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो जीवन शैली में बदलाव के लिए 2-4 टिप्स दें सर, जैसे कि खाना हुआ, व्यायाम हुआ, टेंशन मुक्त लाइफ हुआ, मेडिटेशन, आपका अगर कोई नशा करते हैं तो उसको बंद करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर एक्सरसाइज, व्यायाम आपका बहुत जरूरी है। डेली एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका खान पान। जब तक अपना खान पीन हम नहीं सुधारेंगे तब तक हमारी सेहत कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। खान पान में सर फास्ट फूड जो है लोग खाते हैं, सर जंक फूड बंद करना पड़ेगा हमें। और एवरी वीक आप सर घर का बना हुआ साफ खाना खाइए, बैलेंस डाइट लीजिएगा, फलों पे जोर डालिएगा, हरी सब्जियों पे जोर डालिएगा। पहले जो हम बोलते थे, हम पढ़ाई करते थे मेडिकल में कि बैलेंस डाइट लीजिएगा, वो कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है। आदमी सिर्फ डाइट करता है, बैलेंस कुछ नहीं करता है। और सर अब एक शौक आ गया है कि दौर आ गया है कि हर हफ्ते में लोग 2 दिन बाहर खाना खाते हैं। सर 2-3 कह रहे हैं आप, तो हफ्ते में 2-3 बार घर में खाना खाते हैं, बाकी दिन बाहर खाते हैं। तो वो भी बहुत सारी मजबूरियां हैं लोगों के। घर में खाना, दोनों मियां बीवी काम करते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, मेड्स खाना बनाती हैं, उनको नहीं समझ आता है हफ्ते में 4 दिन बाहर खाना। अगर आप एक्सपेक्ट करें लड़की अगर घर का काम भी करे, बाहर से भी कमा के भी लाए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। और अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो किसी लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हम खाना कब बनाएं। तो अक्सर खाना बाहर होता है, तो वो चीज हमें बंद करनी पड़ेगी, वो हैबिट हमें बंद करनी पड़ेगी। सर हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और साइंस दिन पर दिन तरक्की करता जा रहा है, लेकिन देखा जाता है कि जो मतलब विज्ञान, साइंस और जो ईश्वरी शक्ति है, वो हर कोई आदमी डॉक्टर को भगवान मानता है। भगवान के बाद अगर कोई जीवन अच्छा करने वाला है तो डॉक्टर है। ये जो संवेदनशीलता है, इसमें कुछ और भी ज्यादा पारदर्शिता होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए। एक जमाना था जब बोलते थे कि डॉक्टर भगवान है, आज की तारीख में तो बोलते हैं भगवान है लेकिन लुटेरा है। तो हमें अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। पारदर्शिता तभी आएगी जब दोनों तरफ से पारदर्शिता होगी। आप एक्सपेक्ट करें सिर्फ डॉक्टर ही पारदर्शिता करें, वो पॉसिबल नहीं है। वो जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशन है, उसको एक बहुत क्लियर कट, एक बहुत थिन लाइन डिवाइड करती है। तो हमें उस चीज को समझना पड़ेगा, तब जाके हम इन चीजों को आगे बेहतर बना पाएंगे। और सर एक लिबर्टी होती थी डॉक्टर के लिए, अब जो वो उपभोक्ता फोरम आ गया है, आपको पता ही होगा कि डॉक्टर बहुत खुले मन से, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ आप थोड़ा सा संकोच करते हैं, क्योंकि कभी कभी मरीज जो है उस फोरम की तरफ से केस डाल देता है, अपनी बात रख लेते हैं। बिल्कुल सर, इसमें एक ही कारण है, आपने कंज्यूमर फोरम तो बना दिया, उपभोक्ता फोरम में आपने डॉक्टर को डाल दिया, बट डॉक्टर को उपभोक्ता बनाया किसने है? उसको आपको ये स्थिति आई क्यों? जी जी जी, इसलिए कि पारदर्शिता खत्म हो गई है। आप मरीज को डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, डॉक्टर को मरीज पे विश्वास नहीं है। इसलिए हमारी मेडिकल सेवाएं भी बढ़ गई हैं और महंगी हो गई है पहले से मुकाबले में। अगर मैं एक टेस्ट नहीं कराता हूँ एज अ रूटीन अपने मरीज का, और कल को उसमें कोई प्रॉब्लम निकलती होगी, डॉक्टर साहब आपने टेस्ट नहीं कराया, तो कंज्यूमर फोरम आपके केस ठोक देगा या जुर्माना लगा देगा। तो इसलिए हम पारदर्शिता की ज्यादा सोचते हैं कि भैया पहले आप दोनों टेस्ट करा लो। यस, तो ये चीजें दोनों तरफ से होती है, होनी चाहिए। ये एक तरफ से नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि सिर्फ डॉक्टर की तरफ से मामला ठीक हो। तो ये पारदर्शिता दोनों तरफ से आएगी सर। लेकिन समाज के हर अंग ने कोरोना के बाद डॉक्टर को एक योद्धा माना, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब अपने परिवार के सदस्यों को परिवार वाले छूते नहीं थे, बिल्कुल जी, लेकिन डॉक्टर रात दिन उनको मेहनत किया, उनकी जान बचाया अपने घर की छोड़ के। तो उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे, डॉक्टरों को थैंक्स देना चाहेंगे? बिल्कुल जी, हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और लैब असिस्टेंट सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है, और इसका श्रेय सिर्फ डॉक्टर्स को ही जाता है। मैं श्रेय किसी और को नहीं दूंगा, क्योंकि डॉक्टर अगर नहीं जाते कोई भी साथ नहीं आता। बिल्कुल जी, आपका घर वाले डॉक्टर अपने घर से अलग रह रहे के महीनों होटलों में और आइसोलेशन में काटे हैं। तो इस चीज का, इसको मैं बलिदान ही कहूंगा जी, जो देश के लिए करते हैं डॉक्टर्स। कोरोना में तो बहुत किया है जी, बहुत बड़ा किया योगदान। नहीं तो हमारे, फिर भी डॉक्टर को लुटेरा बोला जाता है। सर अपनी अपनी सोच है, हर की अपनी सोच होती है। हाँ सर, लेकिन समाज अभी भी आपको भगवान ही बोलता है, बिल्कुल डॉक्टर साहब ही बोलता है। एक सवाल और था सर, कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था में मतलब अक्सर ये देखा जाता है
कि ऐसा क्या किया जाए कि लोग ज़्यादा रोगी ना हो, स्वस्थ रहें। वो चीज़ अभी दिखाई नहीं दे रही है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े अस्पताल बनते चले जा रहे हैं, लेकिन मरीजों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। सर उसका कारण सब ये है कि स्क्रीनिंग। सर इसका कारण सब ये है कि हमारे जो इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो इतनी अच्छी हैं कि हम बीमारी को टाइम पे पकड़ लेते हैं। अच्छा। ये कहना कि पहले जमाने में बीमारी नहीं होती, बीमारी होती थी। पहले जमाने में आदमी को पता नहीं लगता, जिस स्टेज में वो डॉक्टर के पास पहुंचता था वो इतनी एडवांस स्टेज होती थी कि उसमें डॉक्टर को ज्यादा मदद कर नहीं सकते थे। आज की तारीख में अगर 20 साल का लड़का भी है, वो कॉन्शियस है कि हाँ मेरे को स्क्रीनिंग करानी है कि मुझे बीमारी तो नहीं है या मुझे डायबिटीज तो नहीं हो रही है, तो रेगुलर स्क्रीनिंग करानी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं ये मानता हूँ कि जो बड़े अस्पताल भी बने हैं, चाहे छोटे अस्पताल हो, या प्राइमरी लेवल पे भी अगर डिस्पेंसरी, मतलब जितने अस्पताल बन रहे हैं उतनी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है सर। बढ़ती जा रही है। वो इसलिए कि हमारे जागरूकता आ गई, जागरूकता आ गई है। हम लोग मोर कॉन्शियस, वी आर मोर कॉन्शियस अबाउट स्क्रीनिंग ऑफ द डिजीज। अगर आप स्क्रीनिंग करते हो, प्रॉपर टाइम पे दवाई ले लेते हो, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो, तो एक हद तक वो उस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी रोकथाम की जा सकती है। सर एज ए सर्जन मैं एक दो सवाल और आपसे पूछूंगा, 5 मिनट आपसे ले रहा हूँ सर। एक विदेशों में एक पद्धति है कि मैं अगर बीमार नहीं भी हूँ तो भी मैं हर 6 महीने में डॉक्टर के पास दिखाने जाता हूँ। हमारे भारत देश में उल्टा है, जब तक हम बीमार नहीं पड़ेंगे हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। सर इसका कारण यही है ना कि अवेयरनेस नहीं है। जब तक हमारी जागरूकता हमारी पब्लिक में नहीं आएगी कि मुझे इस चीज के जागरूक होना है, तब तो वो नहीं होता है। वो अगर सिगरेट पी रहा है तो पिएगा, अगर उसको शराब पीनी तो पिएगा, जब तक मेरा लिवर खराब ना हो जाए। तो हर किसी को 6 महीने में जांच करानी चाहिए ना? 6 महीने ना हो, कम से कम साल में एक बार अपनी पूरी बॉडी की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। चाहे वो एटलीस्ट 30 साल से ऊपर हर व्यक्ति को अपनी सेहत के लिए जानकार रखने के लिए उनको जरूरी है कि वो हर 6 महीने 1 साल में अपना बॉडी का चेकअप पूरा कराते रहें और रेगुलर डॉक्टर से मिलते रहें। सर मेरे टीम की तरफ से एक सवाल था कहने का कि आपसे पूछा जाए कि सर आप इस प्रोफेशन में क्यों आए, डॉक्टर क्यों बने आप? शायद जनसेवा करने के लिए। जनसेवा करने के लिए बिल्कुल। एक जज्बा होता है डॉक्टर में कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी पब्लिक के लिए कुछ करना है। और अगर आप किसी रोगी को देखते हो तो आपको डेफिनेटली दिल से लगता है कि शायद मैं इसके लिए कुछ मदद कर सकता हूँ। और वो निरोग होकर जब जाता है तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात वही। तो सर बचपन में ही आपने सोचा था? जी बिल्कुल। मुझे डॉक्टर बनना है या मदर फादर का प्रेशर था? मेरे परिवार में मैं तीसरी पीढ़ी का डॉक्टर हूँ। अच्छा। मेरे ग्रैंडफादर भी डॉक्टर थे और वो लाहौर के पास आउट थे उस जमाने में। मैं चाहूंगा सर अपने ग्रैंडफादर का नाम ले लें आप। डॉक्टर जे.एन. मित्तल। ओके। और फादर? वो लाहौर के पास आउट थे, 1942 के ग्रेजुएट थे एमबीबीएस। जी। जिस टाइम पे पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 4-5 मेडिकल लोग हुआ करते थे। फिर मेरे फादर वो सर्जन थे, डॉक्टर अनिल कुमार मित्तल, और वो भी अलीगढ़ के पास आउट थे। मेरे घर में मेरे चाचा वो भी ईएनटी सर्जन है, डॉक्टर अजय कुमार मित्तल। जी। फिर उसके बाद तीसरी पीढ़ी में मैं हूँ, मेरा छोटा ब्रदर है, एक और मेरा भाई है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो हमारे घर में तो सभी लोग डॉक्टर हैं। तो बचपन से वही सिखाता जी, मोची का बेटा मोची बनेगा तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा। तो सर वर्तमान में वो जज्बा शुरू से बचपन से था कि हमें लोगों की बिल्कुल मदद करनी है, सेवा करनी है। सर आज के समय में सबसे ज्यादा अगर किसी बीमारियों में ग्रोथ हुआ है तो कैंसर का। बिल्कुल। क्या ऐसा क्या मतलब आबो हवा में कमी है, कैंसर में गुटखा या पान बीड़ी, किस वजह से कैंसर हो रहा है और कहीं भी हो जाता है? देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक हमारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें अपने जीन्स में मिलते हैं। ठीक है, अगर किसी के फादर मदर को कैंसर की हिस्ट्री है तो बच्चों में होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये नहीं कहता कि हो सकता है, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा होता है जो फैक्टर्स हमारे हाथ में होते हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसे मॉडिफाइड फैक्टर्स बोलते हैं। इसमें एनवायरनमेंट भी आता है, ठीक है, इसमें आपकी आदतें आती हैं, आपका लाइफस्टाइल आता है। अगर आपका सेवन बढ़ रहा है बीड़ी से की तरफ या तंबाकू की तरफ या शराब की तरफ, तो चीजें आपको डेफिनेटली उन चीजों आपके शरीर में कहीं ना कहीं तो दिखाई देंगी बाद में। तो मेरे को लगता है कि जीवन शैली में जो चेंज हुआ है वो बहुत बड़ा एक कारण है। तो हमको जीवन शैली पुरानी वाली करनी चाहिए, पहले वाली पुरानी नहीं करनी चाहिए। आप पुरानी शैली को मत रखिए, लेकिन अपनी जीवन शैली को सुधार कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आप वर्जिश भी ज्यादा कीजिएगा। हमारा इनपुट तो बहुत ज्यादा, आउटपुट तो कुछ है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि हमारे घर में इस समय बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। प्लस जैसे मैंने आपको बताया, स्क्रीनिंग बहुत जल्दी हो जाती है तो आपको बीमारी का पता लग जाता है। इसलिए आपको ये लगता है कि हमारी बीमारी बढ़ गई है, बट एक्चुअली स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसलिए बीमारी का पहले टाइम पे पता लग जाता है। अनूप जी एक सवाल मेरा था, एक वक्त था भारत देश से बहुत सारी बीमारियों का उन्मूलन किया गया, उसमें पोलियो भी था, टीबी भी था, लेकिन देखा जा रहा है आज के समय में
शुगर और कैंसर, ये ज़्यादातर हर घर में शुगर के मरीज मिल जाएंगे बिल्कुल। और कैंसर के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। तो ऐसी मैं चाहता हूं कि आपकी ऐसी कोई ओपिनियन हो, कोई आपका बड़ा सोच हो जिसको कि हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचाएं कि डायबिटीज को समाप्त किया जाए और कैंसर के मरीजों की संख्या कम हो। सर बात वही की आती, दोबारा हमें जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। आज की तारीख में अगर हम जीवन शैली में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो संख्या खान पान पे ध्यान नहीं देंगे, व्यायाम पे ध्यान नहीं देंगे, तो ये डायबिटीज जैसी बीमारियां हमारे शरीर को खा जाएंगी। आज की तारीख में हिंदुस्तान में हर तीसरे मरीज जो है वो डायबिटीज का है। और हम नेशनल वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज जो है वो हम इंडिया को बनने जा रहा है। वो इसलिए कि हमारा खान पान और हमारा जीवन शैली बहुत बदल चुका है। जब तक उसमें बदलाव नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हर किसी को कम से कम अपनी जीवन शैली बिल्कुल बदलनी होगी। बिल्कुल। डॉक्टर या अस्पताल बढ़ने से कोई फायदा, और जिनके माँ बाप को फैमिली हिस्ट्री है शुगर की या डायबिटीज की, तो उनको तो रेगुलरली स्क्रीनिंग करानी बहुत जरूरी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना विशेष बहुत जरूरी है उनके लिए। अच्छा सर, मैं अपनी जानकारी के लिए, टीम की जानकारी के लिए, पथरी भी जो है ना हर किसी को हो जा रहा है, तो इसका क्या वजह है? खान पान है, जीवन शैली है, पानी कम पीते हैं हम लोग, पानी कम पीते हैं, बिल्कुल, हम फ्लूइड कम लेते हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स आती है। अगर पानी ज्यादा पिए तो कम से कम इस बीमारी से बचा जा सकता है। पुरानी कहावत है जी, पानी तो पहाड़ को भी काट देता है, तो वो तो पथरी है, तो वो तो छोटी सी पथरी है, उसको तो काट ही देगा। जी सर। ओके सर, एक सवाल मेरे मन में और था सर, जो कि बड़ी पुरानी नई पद्धति आ गई। अब सर सब लोग ज्वाइंट फैमिली नहीं रह गई सर। मैं वो चर्चा कर रहा हूँ जिससे कि आपकी टीवी चैनल को, अगर इसको इंटरव्यू को लोग देखें तो कुछ परिवर्तन लाए। तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई सर। तो ऐसी स्थिति में मतलब जो उनका बच्चा होता है सर, वो भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं हो पाता, और उनकी जो डिलीवरी होती है सर, पहले जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी होती थी, आज के समय में सर ज़्यादातर डिलीवरी सर वो सर्जरी वाली हो रही है। तो इसमें बड़ा प्रयास किया जाए कि डिलीवरी सर्जरी की ना हो और नॉर्मल हो और बच्चा स्वस्थ हो सर इसमें भी अगर आप कहेंगे कि डॉक्टर का दोष है तो मैं मानूंगा कि गलत चीज है। नहीं ऐसा नहीं है। अक्सर पब्लिक सोचती है कि डॉक्टर के पास चला गया तो ऑपरेशन होगा ही होगा, ऑपरेशन नहीं होता है। हर डॉक्टर ये चाहता है कि मेरे मरीज का ऑपरेशन ना हो। नहीं सर, मैं चाहता हूँ आप ये बोलें। बट क्या होता है कि आज की तारीख में जैसे हम माँ बाप एक मियाँ बीवी अकेले रहते हैं, कोई साथ में नहीं है। पहले जमाने में दाई भी होती थी, घर में आपकी बड़ी बुजुर्ग लेडीज होती थी, वो बच्चा संभाल लेती थी, कर लेती थी। आजकल लोग लेडीज होते हैं मुझे दर्द भी ना हो, हाँ, और मेरे को कोई दिक्कत ना हो, मैं जल्दी स्वस्थ होकर घर चले जाऊं कि डॉक्टर साहब मेरे तो ऑपरेशन कर दीजिएगा, मेरे दर्द नहीं होना चाहिए। तो ये जीवन शैली में बदलाव है, आपकी मानसिकता में बदलाव आ गया। अब आजकल प्रेगनेंसी लेट होती है, पहले 20-21 साल की लड़की में प्रेगनेंसी बन जाती थी, तो ठीक है। तो आज जितनी प्रेगनेंसी डिले होती है उतनी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। अगर आप 30-35 साल की लड़की एक्सपेक्ट करते हुए बच्चा करेगी तो वो ऑपरेशन से ही होगा, वो ऑपरेशन से नॉर्मल नहीं होगा, चांसेस कम हो जाते हैं उसमें नॉर्मल डिलीवरी में। मैं चाहता हूँ सर आपकी तरफ एक मैसेज है कि लेडीज जो जिनको घर मतलब बच्चा पैदा करने वाली होती हैं, वो कुछ मेहनत करें। मेहनत करना बंद हो गई है। पहले घर की औरतें पोछा लगाती थी, चक्की पीसती थी, एक्टिविटी रहती थी, मसल स्ट्रांग होते थे, तो वो बच्चे पैदा कर लेती थी। आज की तारीख में इतनी हिम्मत ही नहीं है लड़कियों में। वो अगर करती है, एक्टिविटी खत्म हो गई है। बेसिकली एक्टिविटी नहीं रहेगी तो आपकी मसल्स भी कमजोर हो जाएंगे, तो आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप नॉर्मल डिलीवरी कर पाए। सर एक टीम की तरफ से सवाल और भी था, आयुष्मान कार्ड जो कि मोदी जी ने बहुत बड़ा एक सबके लिए स्वास्थ्य के लिए दिया, क्या ये आयुष्मान कार्ड हर किसी के लिए होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं सर। जो उसको जरूरतमंद लोगों हैं, जो बिलो प्रॉपर्टी लाइन है, जिनको वाकई में जरूरत है, उनको ही आयुष्मान कार्ड मिलना चाहिए। और अगर आयुष्मान कार्ड जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ठीक है, नहीं है। अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइवेट लेते ही है, बहुत प्राइवेट कंपनियां हैं। तो आज की तारीख में इंश्योरेंस पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जिस तरह हमारे हॉस्पिटल में कॉर्पोरेशन होता जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी हेल्थ इंश्योरेंस हो। गरीब आदमी अगर चाहे इलाज कराना अच्छा हॉस्पिटल तो उसको मिलना चाहिए। तो एक तरफ से हर किसी को जो है अपने हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल जरूरी है जी, आज की तारीख में सबसे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम। बिल्कुल जी। और आयुष्मान कार्ड में थोड़ी पारदर्शिता आनी चाहिए। 5 लाख तक का आपको कवरेज मिलता है। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में चाहे जाके करा सकते हैं, तो आपको प्राइवेट फैसिलिटी जो और लोगों को मिल रही है वो उससे वो गरीब आदमी वंचित क्यों रहे। हाँ, तो लेकिन उसमें थोड़ी पारदर्शिता होनी चाहिए ना। पारदर्शिता होनी चाहिए बिल्कुल।
जो आदमी वाकई में डिजर्व करता है उसको आयुष्मान कार्ड मिलना उसका चाहिए, मिलना चाहिए और उसका इलाज भी मतलब अच्छी उसी तरह से- उसी अंतर्गत होना चाहिए। उसी के अंतर्गत होना चाहिए। बिल्कुल। राइट सर, अंतिम सवाल सर, बहुत वक्त लिया सर आपका। क्या गाजियाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए? मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जिस तरह का दिल्ली एनसीआर हमारा एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन में बना हुआ है और यूपी के लिए गाजियाबाद बहुत बड़ा शहर है। आज की तारीख में अगर 50 लाख तो मैं समझता हूँ गाजियाबाद की आबादी होगी, तो उसके हिसाब से सिर्फ एक मेडिकल, वो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होना बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी मेरे ख्याल से चैलेंज है। तो मेरे हिसाब से जिस हिसाब से यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट में प्लान किया है कि हर योगी जी ने सीएससी को या हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एक मेडिकल कॉलेज में प्रदान किया जाएगा, तो मेरे ख्याल से गाजियाबाद पीछे नहीं रहेगा। और आज की तारीख में, आने वाली तारीख में डेफिनेटली यहाँ पर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बनेगा, जिससे कि निम्न और मध्यम वर्ग के बच्चे जो है बिल्कुल पढ़ाई कर सके, पढ़ाई भी कर सके और लोगों को इलाज मुहैया हो पाए। राइट सर, एक सवाल और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सर, वो देश को जिस धारा में ले जा रहे हैं उससे उनका 2024 में आना सुनिश्चित है? सब बिल्कुल निश्चित है, निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। कुछ उनसे अपील करेंगे? भाई आपने बहुत सारे सेक्टर में बदलाव किए, कुछ सेक्टर में और ले आया बदलाव में, जनसंख्या नियंत्रण कानून सर बहुत सारे हैं। जैसे अब सरकार का जो प्लान है कि हमें सीए लागू करना है और एक जनसंख्या का बिल लागू करना है, जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि ये दिन भी बहुत दूर रहेगा जब जनसंख्या कानून और ये सीए भी लागू हो जाएगा। दोनों लागू हो जाएगा। बिल्कुल। सर, हम जहां उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सर बड़ा पॉलिटिकल सवाल हो जाएगा, बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सब बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर तो अच्छा है ना। बात हमें सर बीजेपी नहीं, कोई भी सरकार आए, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो उसकी सराहना करना हमारे लिए बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा उत्तर प्रदेश का बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया हुआ है। चलिए। बिजली की समस्या बहुत अच्छी हो गई है। बिजली की समस्या खत्म हो गई है। 20 साल पहले लोग कहते हैं गाजियाबाद रहते हो, दिन में 3 घंटे लाइट आती है। आज की तारीख में कहते हैं साल में 3 घंटे लाइट जाती है। साल में बहुत बड़ी आपकी कमेंट है। 3 घंटे लाइट जाती है। जी, साल में 3 घंटे तो लाइट। मेरे हिसाब से तो बहुत बदलाव हुआ है और बदलाव अगर ऐसे ही रहेगा तो बीजेपी का आना निश्चित है। सर 22 तारीख को लिए कुछ अपील है, उस दिन अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी। सर ये इंटरनेशनल दिवाली है सर, ये नेशनल दिवाली। क्या बात है, बहुत अच्छे शब्द आपने इंटरनेशनल दिवाली है सर, ये इंटरनेशनल दिवाली, अंतरराष्ट्रीय दिवाली है। ओके सर, अंत में सर अगर आपसे कोई मरीज मिलना चाहे सर, तो वो किन किन बीमारियों के संबंध में आपसे मिल सकता है, बात कर सकता है? मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। मैं आमतौर पे हर तरह की बीमारी देखता हूँ, हर एज ग्रुप की बीमारी देखता हूँ। क्रॉनिक बीमारी में जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये सब टीबी है, इसका इलाज करते हैं। अक्यूट प्रॉब्लम्स भी देखते हैं। और तो गाजियाबाद और दिल्ली, नई दिल्ली, मेरा शाम को दिल्ली भी क्लिनिक होता है, मैं सुबह गाजियाबाद में भी अवेलेबल होता हूँ डेली। तो मेरे मरीज जब भी चाहे मेरे से कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, डॉक्टर अनूप मित्तल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन फिर किसी विषय पे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।